बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का लेक्चर 2 क्लास 2। और क्लास 1 में हमने डिस्कस किया था कि IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन ये है क्या। फिर हमने उसकी रिकग्निशन कि कब उसको अपनी बुक्स में फर्स्ट टाइम लेके आएंगे। और थर्ड हमने मेजरमेंट में सिर्फ इनिशियल मेजरमेंट डिस्कस किया था। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हमने कहा था जी कि दो मॉडल होते हैं, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। और कॉस्ट मॉडल क्या है जी, आप कॉस्ट लेस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्युमुलेटेड इम्पेयरमेंट, राइट। और रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है कि हम उसको हर साल या जब भी हम देखेंगे आगे चल के उसे हम फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे। ठीक है जी। तो रिवैल्यूएशन मॉडल को बाद में डिस्कस करेंगे। कॉस्ट मॉडल को आपने ऑलरेडी ITA भी डिस्कस किया हुआ है। और उसका कॉस्ट लेस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्युमुलेटेड इम्पेयरमेंट को आगे चल के डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन को यहाँ पे हम, आज का टॉपिक है, आज के इस लेक्चर में हम डेप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन के मेथड्स ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ITA के लेवल के पर आप लोगों ने पढ़े होंगे। हम इन्हें क्विकली गो थ्रू करेंगे जी यहाँ पे। तो सबसे पहले जी डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है जी, ये बेसिकली डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या है। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन जी सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कि ये बेसिकली हम जब किसी एसेट को कहते हैं कि हम उसे डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसे हम किसी फार्मूले के तहत, किसी एक सिस्टम के तहत उसे हम डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं, राइट। और एक वो हमारा एक अंदाजा होता है कि एसेट, इसका पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ये होगा, तो हम इस तरह से हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी कि एसेट हर साल में एक जैसा बेनिफिट देता है, अंदाजा है हमारा, राइट। तो हम उसे स्ट्रेट लाइन पे करते हैं। हम कहते हैं नहीं, शुरू के सालों में ज़्यादा करेगा, बाद के सालों में कम करेगा, तो हम रिड्यूसिंग बैलेंस में करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेसिकली ये सिस्टमेटिक एलोकेशन है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है कि हमसे इतना ही फायदा हमने उठाया है और हम इसको एग्जैक्टली हर साल चेंज करेंगे। हम उसे सिस्टमेटिकली अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है जी, अगर आपका कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, अगर आपका रिवैल्यूएशन मॉडल है तो आगे जाकर डिस्कस करेंगे, वहाँ पर रिवैल्यूड अमाउंट आ जाएगी माइनस रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है जी, रेजिडुअल वैल्यू होती है ये एसेट जिसकी आप अंडर कंसिडरेशन है वो अपनी यूजफुल लाइफ अटेन कर चुका हो आज की डेट में, उसकी करंट वैल्यू उसकी आज क्या होगी, उसकी अपनी करंट कंडीशन में नहीं। आज तो अगर आपने एक एसेट बाय किया हुआ है, वो तो आपने एक नया एसेट बाय किया हुआ है, अब वही उसकी आप कहते हैं यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो 5 साल अगर वो आज की डेट में अटेन कर चुका हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी आज की डेट में। तो उसको फिर हम कैसे कंपेरिजन करते हैं, हम देखते हैं जी कि फॉर एग्जाम्पल उससे अगर मिलता जुलता एसेट अगर हो, और वो अपनी वो लाइफ 5 साल, अगर उसकी जितनी इसकी लाइफ है उसकी लाइफ भी सेम हो और 5 साल लाइफ कंप्लीट कर चुका, तो उसकी वैल्यू क्या है आज की डेट में, तो वो इस एसेट की, आपने एसेट की रेजिडुअल वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है, ये हमें पता है, सारे सालों की डेप्रिसिएशन को, जितनी भी डेप्रिसिएशन आप कर चुके हैं सबको ऐड करते जाएं आपकी, तो जिस ईयर की आप बात करें वहाँ पे उसकी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि सबको एक्युमुलेट कर लें, डेप्रिसिएशन टिल डेट। यूजफुल लाइफ क्या होती है, पीरियड, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एसेट, ईयर भी ईयर्स में भी हो सकती है, और इसके अलावा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस में भी हो सकती है। वो हमने मेथड पढ़ा, आगे चल के रिवाइज भी कर लेते हैं। कैरिंग अमाउंट क्या होती है जी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉस्ट लेस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्युमुलेटेड इम्पेयरमेंट। ओके। अब जी शॉर्ट से एग्जांपल हम लेते हैं इन डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। ABC इंटरप्राइजेज बॉट अ मशीन ऑफ ₹700,000 इन अर्ली 2021। 7 लाख की उसने मशीन बाई की है जी। हमने इनिशियल मेजरमेंट पढ़ा हुआ है, कॉस्ट कैसे मेजर करते हैं। तो ये परचेज प्राइस है बेसिकली, अगर उसमें कोई और कॉस्ट नहीं होगी तो यही इसकी कॉस्ट हो जाएगी। Though the machine can be used for 7 years, but ABC Enterprises expects to use it for 5 years only. कहता है जी इसकी लाइफ 7 साल है, इकोनॉमिक लाइफ, यानी कि हो सकता है इतना लाइफ इसकी, बट हम इसे, जो हमारे लिए इसकी यूजफुल लाइफ है वो 5 साल है, तो हम इस केस में हमारे लिए यूजफुल लाइफ इसकी 5 साल होगी। हम इसे एक्सपेक्ट करेंगे 5 सालों के लिए यूज़ करेंगे, जो हमारा एस्टिमेट है। तो इस केस में यूजफुल लाइफ 5 साल होगी। कैसे, ABC इंटरप्राइजेज एस्टिमेटेड दैट मशीन कैन बी डिस्पोज ऑफ ₹620,000 एट करंट प्राइसेस। ये जो मशीन हमने नई बाई की है 7 लाख की, कहता है ये इसी करंट प्राइसेस के ऊपर, यानी जिस कंडीशन में है, नहीं अभी 7 लाख की खरीद के लाए तो अभी अगर इसे बेचें तो हम इसको 6,20,000 की बेच सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली इस एसेट की इसी कंडीशन में है। तो जो रेजिडुअल वैल्यू होती है वो ऐसे होती है कि एसेट अपनी यूजफुल लाइफ कंप्लीट कर चुका हो, यानी जो उसकी 5 साल लाइफ है वो कंप्लीट कर चुका हो, फिर क्या वैल्यू पर पीस 6,000 एट प्राइस एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ 2025। ये जो 6,80,000 कहता है, ये एसेट अभी खरीदा, ये 5 साल बाद की वैल्यू है। तो हमने रेजिडुअल वैल्यू होती है कि एसेट आज में ही, आज की डेट में ही अपनी वैल्यू अटेन, यूजफुल लाइफ अटेन कर चुका हो, तो वैल्यू क्या होगी, तो ये 5 साल बाद की वैल्यू है, तो ये भी यूजफुल, सॉरी रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। फर्दर अ 5-year-old सिमिलर मशीन कैन बी डिस्पोज ऑफ फॉर पीस 150,000 एट करंट प्राइसेस। ये एक 150,000 जो है, कहता है ये एक सिमिलर मशीन है 5 साल,
ओल्ड है और ज़ाहिर है उसकी आज की डेट की वैल्यू करंट प्राइस बता है, तो इसका मतलब ये सिमिलर मशीन जो है अपनी लाइफ अटेन कर चुकी है, 5 साल पूरे चुके, उसी 1,50,000 है। तो ये जो वैल्यू है ये रेजिस्टर्ड वैल्यू है। एंड फॉर रुपीज 330,000 एट द प्राइस एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ 2025, ये इस 5 साल वाले की बात कर रहे हैं जी। 2025 के एंड के ऊपर इसकी 3,30,000 हो जाएगी वैल्यू। तो ये भी जो है रेजिस्टर्ड वैल्यू नहीं है, रेजिस्टर्ड वैल्यू इस केस में 1,50,000 है। ठीक है जी। उसने सवाल पूछा था जी कि क्या यूजफुल लाइफ होगी, क्या रेजिस्टर्ड वैल्यू होगी, क्या डेप्रिशिएबल लाइफ होगी। डेप्रिशिएबल लाइफ नहीं होगी, डेप्रिशिएबल अमाउंट होना चाहिए। यूजफुल लाइफ है जी 5 साल। रेजिस्टर्ड वैल्यू जो है इस केस में 150,000 और डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है वो 7 लाख माइनस 150,000 आ जाएगी। 550,000 हमारी आ जाएगी। ठीक होगा जी। इससे आगे जी मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डिफरेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जी। हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने आईटीए पे भी डिस्कस किया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ या कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट। डेप्रिशिएबल अमाउंट को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू। और अच्छा, दोनों तरीकों से आप कंप्यूट कर सकते हैं, दोनों तरीकों से रिजल्ट आपका सेम आएगा। अगर आपको लाइफ दी गई, नॉर्मली आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में लाइफ ही दी जाएगी, तो आपने डेप्रिशिएबल अमाउंट यानी कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू, अगर है रेजिडुअल वैल्यू तो डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ करेंगे। अगर आपको रेट दिया गया और कहा गया है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो आपने कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देना रेट से, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। राइट। नॉर्मली अगर सिर्फ रेट दिया गया हो तो रेट नॉर्मली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में दिया जाता है। लेकिन अगर रेट दे के साथ ये कहा जाए कि मैथड स्ट्रेट लाइन है, तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। रेट को आप कंप्यूट भी कर सकते हैं जब आपको रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल रेट कैसे निकलेगा जी, रेट निकलेगा जी डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाई कॉस्ट इंटू यूजफुल लाइफ। राइट। इससे आप रेट भी निकाल सकते हैं। रेट निकाल के आप दोनों तरीकों से निकालें, डेप्रिसिएशन आपको एक ही निकलेगी, एक ही तरीके से होगी। रेट जो है नॉर्मली जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जैसे अभी हमने डिस्कस किया उसमें दिया गया होता है, इसमें नॉर्मली यूजफुल लाइफ ही दिया गया। तो यहाँ पे हमें केयरफुल रहना है कि अगर रेट दिया गया है और साथ लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो फिर आपने कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है रेट से। ठीक है जी। ओके। एग्जाम्पल है जी, कहता है जी 1 लाख का हमने एसेट बाय किया 1 जनवरी 2021 को, और उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है और रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है। तो इनकी ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। तो कहता है जी कि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हुए हर साल के एंड के ऊपर डेप्रिसिएशन भी कंप्यूट करें, कैरिंग अमाउंट भी कंप्यूट करें और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कंप्यूट करें, और आल्सो कंप्यूट डेप्रिसिएशन रेट। बेसिकली वो डेप्रिसिएशन रेट अल्टरनेट वे है निकालने का, तो वो कहते हैं डेप्रिसिएशन रेट निकाल के आप उस तरह से भी हम दोनों तरीकों से देख लेते हैं। तो 1 लाख जी हमारी कॉस्ट है। ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन पहले साल की कैसे निकलेगी जी, राइट। हमने पढ़ा हुआ जी 1 लाख डेप्रिसिएशन को हम निकालेंगे जी। यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं हम। डेप्रिसिएशन निकलेगी जी 1 लाख माइनस 10,000। ये बेसिकली आ गई आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट और डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ। राइट। ये बनेगा जी 90,000 डिवाइड बाई 5। तो 18,000 आपकी पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है जी। ओपनिंग डेप्रिसिएशन, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज़ाहिर है जीरो होगी क्योंकि पहला साल है। क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी जी, 18,000, जो कि इसमें इसी साल की डेप्रिसिएशन है। ठीक हो जी। कॉस्ट 100,000 थी, तो कैरिंग अमाउंट हमने पढ़ा हुआ है जी। कैरिंग अमाउंट क्या होती है, 100,000 माइनस 18,000 कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ईयर में यही जो क्लोजिंग डेप्रिसिएशन होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है, ये हमें पता है कि ओपनिंग बन जाती है अगले साल में। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेम इसी तरीके से डेप्रिसिएशन निकलेगी 100,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 5। तो 18,000 ही आएगी, और यहाँ पे से हम 18,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन बन गया जी 36,000। राइट। कॉस्ट सेम थी, डब्ल्यूडीबी क्या आ जाएगी जी 100,000 माइनस 36,000। राइट। अच्छा, इस कैरिंग अमाउंट को आप अल्टरनेट वे से भी निकाल सकते हैं। तो अल्टरनेट वे क्या है जी, फॉर एग्जाम्पल पिछले साल की कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग 82,000 थी, माइनस में इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तब भी एक ही आंसर आएगा। ठीक है। यानी कि कॉस्ट में से
आप माइनस कर लें टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तब भी कैरिंग अमाउंट आएगी, या ओपनिंग कैरिंग अमाउंट में से इस साल की आप डेप्रिसिएशन माइनस कर लें तब भी कैरिंग अमाउंट आएगी। ठीक है जी। सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम बाकी सालों के भी ऐसे ही कंप्यूट करेंगे। ठीक है जी, ये नीचे सॉल्व हुआ है क्वेश्चन, इसको आप बाकी 3 4 5 यानी 23 24 25 के आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें से अल्टरनेट वे से भी निकाला हुआ है कि अल्टरनेट वे से कैसे निकला जी। डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है जी, 90,000 डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ 5 साल है और कॉस्ट हमारी 100,000, 90,000 डिवाइड बाई 100,000 इंटू 5, 18% रेट आया। अब इससे भी निकाल ले, 100,000 को 18% से मल्टीप्लाई करें तो आपका वहाँ पे आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं राइट, जब रेट होगा तो 18% आपकी डेप्रिसिएशन हर साल की आ जाएगी, और बाकी एक्यूमुलेटेड और कैरिंग अमाउंट जो सेम हर साल में निकलेगी। डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट करनी चाहिए जी, ये सब के लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ इस मैथड के लिए सब के लिए है, जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे कि बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि एसेट की परचेज डेट कुछ और है और एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज़ की डेट डिफरेंट है। तो हमने जो डेप्रिसिएशन लेनी है वो ख्याल करना है हमने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको इवन एमसीक्यूज में भी आपसे चेक कर सकता है राइट। और लॉन्ग क्वेश्चन में ये बीच में कहीं लिखा होता है जी, कुछ एसेट्स के बारे में लिखा होता है, किसी एक एसेट के बारे में लिखा होगा कि इस डेट से अवेलेबल है राइट। तो हमने जिस डेट से अवेलेबल है उस डेट से हमने उसकी डेप्रिसिएशन लेनी है। अगर एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया जाए तो आप उसको टाइम फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, और टाइम फ्रैक्शन आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स बेसिस के ऊपर, अनलेस के उसने और क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ हो तो नंबर ऑफ मंथ्स की बेसिस के ऊपर फाइन है। नंबर ऑफ मंथ से मुराद क्या, फॉर एग्जांपल अगर एसेट वो कहता है एसेट इज परचेज ड्यूरिंग द मार्च, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, तो आप मार्च की पूरी डेप्रिसिएशन ले लें राइट। या इवन लिखा हो 15 मार्च को परचेज हुआ है और उसने कुछ लिखा हुआ ना हो उसमें, तो आपने मार्च से पूरी डेप्रिसिएशन ले लें राइट। और नीचे एजम्पशन लिख दें कि फुल डेप्रिसिएशन द ईयर ऑफ परचेज पॉलिसी है, इन द मंथ ऑफ परचेज सॉरी राइट। ये हमारी पॉलिसी है। सिमिलरली जब डिस्पोज हो रहा होगा, जब बिक रहा होगा एसेट, तो उस महीने में भी आप डेप्रिसिएशन ना लें, फुल इन द मंथ ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल, ये पॉलिसी ठीक है। ठीक है, जिसको आप जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ ना हो, नॉर्मली क्वेश्चन में वो मेंशन करेगा, अगर लिखा हुआ ना हो तो आप अजम्पशन लिख दें कि हमने ये एज्यूम किया। ठीक है, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज और नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, ये जो पॉलिसी है ना, ये फेयर नहीं है राइट। इसलिए इसको हम जो है नॉर्मली ऑडिटर भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाता है, तो इसलिए ये पॉलिसी नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता जिस महीने में परचेज किया है तो उसके डेज के हिसाब से बेशक ना करें, मंथ के हिसाब से आप कर लें, तो वो भी जो पॉलिसी है वो एप्रोप्रिएट पॉलिसी है। ठीक है जी। तो टाइम फ्रैक्शन सिंपल, हमने अगर ड्यूरिंग द ईयर परचेज होगा तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। इस स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ये भी कह सकते हैं जी कि हर साल में डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट बन सकता है, एक हर साल में डेप्रिसिएशन सेम होती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन द ईयर ऑफ परचेज और इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल डेप्रिसिएशन सेम ना हो। इस केस में तो हमने यकम जनवरी को बाई किया था ना एसेट, तो 1 लाख का, तो इसलिए हमारी देखें तो पूरा पूरे साल की डेप्रिसिएशन हमने ली थी, तो हर साल में एक जैसी डेप्रिसिएशन आ रही है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर राइट। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमने एसिड बाय किया होता फरवरी में या मार्च में बाय किया होता, तो फिर हमारी पहले साल की डेप्रिसिएशन और दूसरे सालों की फर्क होती, लेकिन बीच वाले सालों की एक जैसी होती, दूसरे तीसरे चौथे की। फिर अगर हमने किसी साल में बेचा है तो उस साल में भी अगर हमने आखिरी डेट में जाके बेचा या आखिरी मंथ में जाके बेचा है, फिर तो उस साल की भी पूरी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर बेचा है, फॉर एग्जाम्पल आपने नवंबर में बेचा है, तो फिर इस केस में डेप्रिसिएशन अक्टूबर तक आएगी। तो इस केस में भी डेप्रिसिएशन डिस्पोजल वाले साल में और एक्विजिशन साल में डिफरेंट हो सकती है राइट। अदरवाइज स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन सेम रहती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या है जी, यहाँ पे वहाँ पे आप डेप्रिशिएट अमाउंट डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ करते थे, यहाँ पे अपनी कैरिंग अमाउंट जो साल के स्टार्ट की होगी उसे आपने मल्टीप्लाई करना है रेट के साथ राइट। और रेट अगर दिया गया हो तो उससे मल्टीप्लाई करना है, नहीं दिया गया होगा तो ये फार्मूला जी 1 माइनस अंडर रूट पार एन रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाई कॉस्ट, इससे आप रेट निकाल भी सकते हैं। ठीक है जी। और रेट निकालेंगे तो आपका उसको आप हर साल की कैरिंग अमाउंट से मल्टीप्लाई, जब एसेट आप परचेज करते हैं तो उस साल में वही जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ही बेसिकली उसकी कैरिंग अमाउंट होती है पहले साल में राइट, उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे अगले साल में हर साल आप कैरिंग अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे रेट को, और आपकी डेप्रिसिएशन निकलती जाएगी। ठीक है जी। सेम क्वेश्चन जो ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, सेम क्वेश्चन वही है, एग्जाम्पल वही है, उसमें हमने रेट निकाल लिया, ये उसमें यूजफुल लाइफ दी हुई थी, तो 5 यूजफुल लाइफ है, एन इज यूजफुल लाइफ राइट। रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन थी 10,000, कॉस्ट भी गिवन थी 100,000, तो हमने रेट निकाल लिया कैलकुलेटर पे सॉल्व करके, 36.904% रेट आ गया राइट। पहले साल में डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी जी, 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे आप 36.904% से राइट, और डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और
कॉस्ट में से हम ये हमने पहले निकाला हुआ है, कॉस्ट में से आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आपकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, राइट। फिर दूसरे साल में डेप्रिसिएशन कैसे होगी, दूसरे साल में आपने कॉस्ट से मल्टीप्लाई नहीं करना, राइट। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड हो फिर आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं रेट को, राइट। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है जो बाकी कैरिंग अमाउंट है हमारे पास। तो कैरिंग अमाउंट कितनी 63,906, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 36.904% से, तो आपकी दूसरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 23,285, राइट। इसको हम जरा यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं, 2 सालों की जी हम कर लेते हैं। हमारे पास कॉस्ट है जी पहले साल में, कॉस्ट की जगह कैरिंग अमाउंट कर लेते हैं जी, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो कैरिंग अमाउंट पहले साल में उसी के बराबर है, कॉस्ट के बराबर है, राइट। और यही हम फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं जी। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी जी पहले साल में, रेट में जी 36.904% से रेट निकाला हुआ है, राइट। तो 100,000 को हम यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, कितना होगा जी 100,000 इंटू 36.904%। ओपनिंग जीरो है, 100 को आप 36.904% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और यही क्लोजिंग डेप्रिसिएशन होगी। तो क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट क्या होगी जी, 100,000 माइनस 36.904, राइट। अब ये ओपनिंग कैरिंग अमाउंट हो जाएगी, राइट। और यही फॉर्मूला हम नेक्स्ट ईयर में लगाएंगे, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट, राइट, इंटू 36.904, तो ये डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है जी। अब इस ये वाली क्लोजिंग जो ओपनिंग बन जाती है तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास 6189 है। यहाँ पे ख्याल रखिएगा, यहाँ पे ओपनिंग कैरिंग अमाउंट आ रही है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो हमारे पास क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट निकालने के दो तरीके हैं, कॉस्ट में से टोटल माइनस करते हैं, राइट, या आप ओपनिंग कैरिंग अमाउंट में से ये दिस माइनस दिस कर लें तो भी आंसर सेम आएगा, या आप टोटल में से करना चाह रहे हैं कॉस्ट माइनस टोटल कैरिंग टोटल अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन करना चाह रहे हैं तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है जी। तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका एक और फॉर्मेट भी हो सकता है, हम फॉर्मेट आगे चल के डिस्कस करेंगे। बहरहाल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप कैरिंग अमाउंट निकाल लें तो कॉस्ट में से आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, या आपने ओपनिंग कैरिंग अमाउंट में से सिर्फ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर माइनस करनी है, राइट। तो ये है जी हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका। अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो पहले साल में 36,904 की डेप्रिसिएशन आई है, दूसरे साल में 23,285 की आई है, अगले साल में इससे भी कम आएगी। बेसिकली ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नाम से दे रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस हर साल में रिड्यूस करते जाएं तो हर साल में आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो कम होती जाएगी, ये इसका कॉन्सेप्ट बनता है जी, कि शुरू के सालों में ज़्यादा होगी और बाद के सालों में कम होगी, ठीक है जी। ये सॉल्व होगा, इसको हम बाकी आप लोग खुद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है जी। कंप्लीट कर लीजिएगा इस एग्जाम्पल को। थर्ड मेथड इज सम ऑफ डिजिट्स मेथड। सम ऑफ डिजिट्स से मुराद क्या है जी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी यूजफुल लाइफ जो है दी हुई है जी 5 साल, राइट। तो 5 साल है तो 5 डिजिट्स हैं, मतलब 1+2+3+4+5 इज इक्वल टू 9, 12, 14, 15, 15 ईयर्स, 15 बन जाएगी। ये सम ऑफ डिजिट्स हैं, राइट। ना इसको एक अल्टरनेट वे भी होता है, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हैं, इससे भी आपका यही आंसर आएगा। n इज बेसिकली यूजफुल लाइफ, इसमें आप 5 × 5+1 डिवाइड बाई 2 करें तभी 15 आएगा, या यूं कर रहे हैं जैसे भी आपने करना है, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं जी, डेप्रिसिएशन निकालते हैं जी हम, जैसे फॉर एग्जांपल इसी केस में हम एग्जांपल ले लें, 90,000 अगर हमारी डेप्रिशिएबल अमाउंट थी तो डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय n × n+1, यानी सम ऑफ डिजिट्स आ जाएगा, इस केस में 15 आ जाएंगे,
राइट, और मल्टीप्लाई करेंगे हम रिमेनिंग लाइफ एट स्टार्ट, क्या रखिएगा स्टार्ट ऑफ द ईयर। राइट, तो पहले साल अगर 5 साल यूजफुल लाइफ है, तो पहले साल में जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो पहले साल के स्टार्ट पे 5 साल पूरे रहते होंगे। राइट, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 15 से और मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से। ये पहले साल की निकलेगी। दूसरे साल में कैसे निकालेंगे जी? दूसरे एक साल और कम, एक साल कम हो जाएगा 4 से। नेक्स्ट ईयर में कैसे निकालेंगे? तो इंटू 3 कर देंगे, बाकी सेम रहेगा। ठीक है जी, तो ये सम ऑफ डियर्स में हम इसको डेप्रिसिएशन हम यूं कंप्यूट करते हैं जी। ठीक है जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। सेम एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके सम ऑफ डियर्स हमने 15 निकाल लिए, और उसके अलावा हमने हर साल को, हर साल के हमने ये डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया। तो देखिए आप पहले साल में 30,000 डेप्रिसिएशन आ रही है। कैसे है ये जी? 100,000 में से माइनस किया 10,000 को, 90,000 ये डेप्रिसिएबल अमाउंट आ गई, डिवाइड बाई 15, सम ऑफ द ईयर्स इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। पहले साल में 5 थी, तो 90 डिवाइड बाई 5 6,000 इंटू 5 30,000। और ये हर साल जो है आप देखें तो ये रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स मेथड। उसके बाद है जी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड में जी हमने डिस्कस किया हुआ है आईटीआई के ऊपर, कि बेसिकली ये वो मेथड होता है जो कि डिपेंड कर रहा होता है ईयर्स के ऊपर नहीं, कि कितने ये मशीन या प्लांट कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। राइट, तो इसका सिंपल जो एक फार्मूला हो सकता है डेप्रिसिएशन निकालने का, आप डेप्रिसिएबल अमाउंट को राइट डिवाइड करते हैं एक्सपेक्टेड, यानी कितने यूनिट्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं वो 1 लाख यूनिट बना सकता है, मल्टीप्लाई करेंगे आप उसको कितने वो उस साल में एक्चुअल यूनिट बनाएगा, इससे आप निकालते जाएं। तो ये आपकी उस साल हर साल की डेप्रिसिएशन निकल जाएगी। एक्सपेक्टेड आउटपुट इस मशीन से कितनी आएगी, डेप्रिसिएबल अमाउंट हमें पता है कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय हर साल की एक्चुअल आउटपुट से आप उससे मल्टीप्लाई करते जाएं, तो ये आपकी डेप्रिसिएशन निकल आएगी। इसका अल्टरनेट वे भी है, आप एक्चुअल आउटपुट को आप मल्टीप्लाई कर दें रेट के, एक्चुअल आउटपुट या यूनिट्स प्रोड्यूस को मल्टीप्लाई कर दें आप रेट से। अच्छा, ये यहाँ पे जो क्रॉस कंडीशन ये डिवाइड करनी है, एक्चुअल आउटपुट या यूनिट्स प्रोड्यूस जो भी है इनटू रेट कर दें तो भी है। तो रेट कैसे निकलेगा जी? डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड यूजफुल एक्सपेक्टेड आउटपुट। राइट, इस तरह से आप रेट भी निकाल सकते हैं। राइट, या हमने दोनों मेथड में से जो भी आपको इजी लगता है उससे आप उसकी ये निकाल सकते हैं। ठीक है जी, कहता है ये प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी फॉर रुपीज 100,000 भी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000 एंड प्लांट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस 7,500 यूनिट्स, 7,500 यूनिट्स ओवर इट्स लाइफ। ये टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि 7,500। द एंटिटी ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर, एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द यूनिट्स हैज बीन 500 यूनिट्स, 1,500 यूनिट्स, 1,800 यूनिट्स, 1,200 यूनिट्स, 2,000 units and 1,000 units from year 2021 to 2025 respectively. Using the units of production method to calculate the amount of the annual depreciation and the carry amount along with the accumulated depreciation for the year 2021 से 2025 तक। ठीक है जी, तो इसमें कह रहा है जी कि आप निकालें। तो सिंपल, पहले साल की कैसे निकलेगी जी? पहले साल में हमारे पास डेप्रिसिएबल अमाउंट है 90,000, डिवाइड करेंगे उसको हम टोटल जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसके साथ, वो 7,500 है, और उसे आप मल्टीप्लाई कर दें आप पहले साल के 1,500 यूनिट, सी एक्चुअल आउटपुट है। तो वो आपकी पहले साल की डेप्रिसिएशन आएगी, जो कि यहाँ पे 18,000 आई है। यहाँ पे हम कंप्यूट करके देखते हैं जी। डेप्रिसिएबल अमाउंट है जी हमारे पास 90,000। राइट, डिवाइड करेंगे इसको हम 7,500 एक्सपेक्टेड आउटपुट से, और इन टू मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले साल में हमारे पास 1,500 यूनिट्स की एक्चुअल आउटपुट है। राइट, तो 18,000 हमारे पास आ गई। नेक्स्ट ईयर में सेम फार्मूला होगा, 90,000 डिवाइड बाई 7,500, और उस साल की एक्चुअल आउटपुट कितनी है जी? 1,800 यूनिट्स, 1,800 से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट 1,200, उसके बाद 2,000, इसके बाद 1,000। ठीक है कुछ। अच्छा, इस मेथड में ये वाहिद ऐसा मेथड है कि जिसमें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें कि अगर डेप्रिसिएशन या अगर एक्चुअल आउटपुट जीरो हो जाए तो ये डेप्रिसिएशन भी जीरो हो जाएगी। राइट, तो इस केस में अगर हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन किसी महीने में किसी साल में जीरो है, तो इस केस में हम देखेंगे डेप्रिसिएशन जीरो भी हो जाएगी। बाकी बाकी जितने भी मेथड्स हैं उसमें नॉर्मली डेप्रिसिएशन जीरो नहीं होती, अनलेस वो एसिड ख़त्म ही हो जाए या उसे हम उसकी जो कंप्लीटली डेप्रिशिएट हो जाए। अदरवाइज उसकी हर साल में कोई ना कोई डेप्रिसिएशन होगी, इरिस्पेक्टिव उस साल में उसका यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन सम ऑफ सॉरी जो यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड है इसमें जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो कम वो ज़ीरो हो सकती है। और इसमें आप देखेंगे कि
ये इसका जो पैटर्न है ये डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि पहले 15,000 यूनिट, सॉरी 1500 यूनिट बने तो डेप्रिसिएशन 18,000 है ये, राइट। फिर 1800 यूनिट बने, फिर 21,600, फिर मतलब वो डेप्रिसिएशन न्यूमरेटर बढ़ा है तो डेप्रिसिएशन बढ़ भी सकती है, राइट। कम हुआ है तो डेप्रिसिएशन कम भी हो सकती है। अब देखें 23 में 1200 यूनिट्स हैं तो डेप्रिसिएशन कम हो गई है, 18,000 से 21,600, फिर 14,400, फिर बढ़ गया है तो 24,000, राइट। फिर कम हो गया है तो 12,000। तो इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो वैरी करती है एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ। ठीक है जी, ये थे जी हमारे जो डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं ये। अच्छा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं आईटीए में, तो हमने यहाँ पे गो थ्रू किया हुआ है, तो आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाए जो एग्जांपल नहीं आप लोगों ने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेनी है। ठीक है जी, यहाँ पे इनकी टेस्टिंग इस तरह से नहीं होगी कि आपसे डेप्रिसिएशन कंप्यूट कराई जाए। यहाँ पे ये एक बड़े क्वेश्चन का ये पार्ट होंगे, वहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है। ठीक है जी। अच्छा, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जी जो कॉन्सेप्चुअली बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, टेस्ट भी किए जाएंगे और एमसीक्यूज में भी टेस्ट किए जाएंगे। विच मेथड्स टू यूज फॉर डेप्रिसिएशन, कॉमन मिसकंसेप्शन है, लोग कहते हैं यार जो मेथड पॉलिसी है कोई भी मेथड चूज कर लें आप। नो, ये हमारी मर्जी से नहीं चूज किया जाता मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चूज किया जाता है कि एसिड कैसे कंज्यूम होगा। अंदाजा जरूर है, लेकिन अंदाजा ये नहीं कि हमारे मर्जी का अंदाजा। हम कहते हैं जी फॉर एग्जाम्पल हमने ये लैपटॉप लिया तो हर साल हमें बराबर बराबर बेनिफिट देगा, तो हम उसका फिर हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लेंगे। हमें लगता है नहीं ये पहले शुरू के सालों में ज्यादा देगा, बाद के सालों में कम देगा, हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर लेंगे। हम कहते हैं यार इसे यूजफुल लाइफ के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करती ये मशीन तो डिपेंड करती है यूनिट्स प्रोड्यूस के ऊपर, तो हम उस केस में यूनिट्स प्रोड्यूस वाला मेथड चूज करेंगे। तो मेथड कौन सा चूज करना चाहिए? मेथड दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कंजप्शन ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसेट्स, राइट। अगेन ये एग्जैक्टली नहीं होगा, लेकिन एक अंदाजा होगा कि एसेट से हमें ये बेनिफिट ऐसे मिलेंगे। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन कमेंट्स कब होने चाहिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अवेलेबल फॉर यूज जब एसेट हो जाएगा, बेशक उसका एक्चुअल यूजेज बाद में हो या डिफरेंट हो, वो भी हम उसको हम नहीं देखते। हम जब अवेलेबल फॉर यूज है वहाँ से हम एसेट को कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन कब खत्म होगी? जब एसेट डी रिकग्नाइज हो जाएगा या डिस्पोज हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि वो पूरा डेप्रिशिएट हो जाए तो उस वक्त डेप्रिसिएशन उसकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मेथड ये इंपॉर्टेंट है जी। ये कॉन्सेप्ट के हर साल के एंड के ऊपर हम उसे रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या जो डेप्रिसिएशन का मेथड हमने शुरू में जो लिया हुआ था क्या वो अब भी वही एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल पहले हम स्ट्रेट लाइन लेते थे, लेकिन हमें लगता है यार कि अब तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं, इसमें हम हमारा यूजेज एसेट का ज़्यादा हो गया, तो शुरू के सालों में ज़्यादा हो जाएगी, बाद के सालों में कम हो जाएगी, तो हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जाना पड़ेगा। उसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि शुरू में हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लिया, बाद में लगा नहीं ये तो बराबर बराबर ही हमें कंज्यूम होगा, राइट। तो ये मेथड अगर चेंज होगा तो क्या होगा? उसने कहा जी मेथड का चेंज जो है बेसिकली ये एस्टिमेट का चेंज है, तो आप इसको जब भी चेंज होगा तो उस साल में आप उसको चेंज कर लें, और उस साल की जो कैरिंग अमाउंट है उससे आगे उसको लेके चलें, यानी पिछले सालों को नहीं आपने छेड़ना। ये पिछले सालों में जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं और जो हो चुका है वही होगा, सिर्फ फ्यूचर में प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। ठीक है, बाकी आई एस एट में पॉलिसी और एस्टिमेट का चेंज जो हम डिस्कस करेंगे, बहरहाल इसको हम अगले सालों में जो है वो चेंज करेंगे। कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ दैट चेंज शैल बी रिटन ऑफ अंडर द न्यू मेथड, इसमें हम इसे करेंगे। इसी एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ मौजूद होगी जिसे हम क्विकली हम गो थ्रू कर लेते हैं। कहता है 1 जनवरी 2021 को एयर लिमिटेड ने एक एसेट परचेज किया 10,000 का विद नील रेजिडुअल वैल्यू विच इज एंड इज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर 10 ईयर्स। द एंटिटी यूजेज स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड 10 सालों के लिए 1 जनवरी 2021 को। कह रहे 1 जनवरी 2003 को, अच्छा 2001 को, 2003 को एयर लिमिटेड reconsidered the use of its depreciation method and concluded that the straight line method is not appropriate for this type of asset. Instead, 25% depreciation on reducing balance method is appropriate. ठीक होगा जी। 2003 में उसे लगता है जी ये मेथड चेंज हो गया, तो हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे जरा हम देखते हैं जी। एसेट जी हमने बाय किया जी 2001 में, राइट, और इसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए, रेजिडुअल वैल्यू नील है, नील है, और यूजफुल लाइफ आई थिंक कितनी 10 साल है जी, 10 ईयर्स। ओके जी, 2001 में कैसे डेप्रिसिएशन निकालेंगे जी? कॉस्ट हमारे पास
1 लाख है, तो डेप्रिसिएशन जो हम 2001 की निकालेंगे जी, वो सिंपल कैसे निकालेंगे? रेजिडुअल वैल्यू है कोई नहीं, तो यही डेप्रिसिएबल अमाउंट हो जाएगी 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास 10,000 आ जाएगी। सिमिलरली डेप्रिसिएशन 2002 की कैसे निकलेगी जी? अगर 4 साल की कैरिंग अमाउंट निकालना चाहिए वो भी निकाल सकते हैं। पहले साल के एंड के ऊपर कैरिंग अमाउंट क्या है जी? 90,000। दूसरे साल में डेप्रिसिएशन कितनी आएगी जी? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम इसी तरीके से निकलेगी जी। तो फिर 10,000। राइट, तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट भी कितनी आ रही है जी? 80,000। ठीक है जी, ये कैरिंग अमाउंट है। अच्छा, अब मेथड चेंज हो गया, ये 2002 का खत्म हुआ और तीसरा 3 साल स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा जी? मेथड चेंज हो गया। मेथड क्या चेंज हो गया जी? मेथड चेंज टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और रेट उसने दिया हुआ है जी 25%। ठीक है, तो ये उसने कहा है हर साल के एंड, पहले साल के एंड पे उन्होंने देखा होगा, पहले साल के एंड के ऊपर नहीं चेंज हुआ होगा, दूसरे साल के एंड के ऊपर उन्होंने कहा जी ये चेंज हो गया, या तीसरे साल के स्टार्ट में, एक ही बात है। अच्छा, अब ये जो चेंज अप्लाई करनी है ना, हमने इस अमाउंट्स को लेके चलना है यहाँ से आगे, कि अब हमें देखेंगे हमारे पास 80,000 की अमाउंट है और इसको हमने बाकी आगे लेके चलना है, तो हमने पिछले सालों को हमने चेंज या छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपल इस साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे जी? 80,000 इंटू 25%। ठीक हो जी? 60,000, और नेक्स्ट हम 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगले साल की जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे 2000, ये 3 की निकाली है, तो 2004 की भी जो निकालेंगे हम डेप्रिसिएशन, वो कैसे निकालेंगे जी? वो हम अगेन इसका 25% ले लेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे ही करते जाएंगे। सिंपल, फिर जब चेंज होगा चेंज कर देना है, और इसको प्रोस्पेक्टिवली अगले सालों में, और कैसे, जो उस वक्त की कैरिंग अमाउंट होगी उसको आपने समझना है कि अब यहाँ से ऑनवर्ड उसको हमने लेके चलना है। ठीक है जी? अच्छा, हमने 1 लाख की एग्जाम्पल ले लिया, आई थिंक एग्जाम्पल में 10,000 की अमाउंट थी, तो आप 10,000 के हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है जी? ये हो गया हमारे पास चेंज इन मेथड का। तो चेंज इन मेथड आपसे सवाल पूछा जाए, चेंज इन मेथड क्या है जी? पहली बात है, हर साल के एंड के ऊपर अपने मेथड को रिव्यू करना है, अगर चेंज हो रहा हुआ तो आपने चेंज करना है, और चेंज करना है, ये चेंज इन एस्टीमेट है, एस्टीमेट का चेंज हम आगे चल के प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते हैं अब, और आपसे ऑनवर्ड अप्लाई करेंगे, पिछले रेट्रोस्पेक्टिवली हम उसे अप्लाई नहीं करेंगे। सिमिलरली, जैसे हम मेथड को देखेंगे ऐसे हम यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू को भी देखेंगे, क्या वो तो नहीं चेंज हो रही? अगर वो चेंज हो रही होगी तो उसको भी हम चेंज कर देंगे, और उनका भी बिल्कुल सेम मेथड होगा कि यही, ये भी चेंज इन एस्टिमेट है, और इसको भी हमने अब से ऑनवर्ड ही अप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों को ईयर एंड पे देखना है, जैसे मेथड को देखते हैं, इनको अगर कोई चेंज हुआ तो चेंज कर देंगे, उस चेंज को प्रोस्पेक्टिवली यानी फ्यूचर, अभी और फ्यूचर के पीरियड में अप्लाई करना है, और जो उस वक्त की कैरिंग अमाउंट होगी और जो नई रेशियो वैल्यू होगी उसको आप कंसिडर कर लेंगे। ठीक हो जी? एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। On 1st January 2001, Water Limited purchased an asset of rupees 12,000 with an estimated residual value of rupees 2,000 and is intended to be used for 10 years. The entry uses straight line method. 2001 में जी उन्होंने 12,000 का एसेट लिया, रेजिडुअल वैल्यू 2,000 थी, और एसेट की यूजफुल लाइफ जो है 10 साल थी। मेथड स्ट्रेट लाइन था। 2003 के स्टार्ट में वाटर लिमिटेड रिव्यूड द यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट। इट वाज एस्टिमेटेड दैट the asset's remaining useful life is now only 5 years. However, the remaining useful life is now 5 years. However, the estimated residual value has now been increased to rupees 3,000। ठीक है जी, हम यहाँ पे एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। हमारे पास एक एक 2001 को कॉस्ट है जी, कॉस्ट है 12,000। ठीक है जी, रेजिडुअल वैल्यू है आई थिंक 2,000। राइट, और यूजफुल लाइफ है जी 10 साल।
ठीक है जी। तो ये अगर आप देखें तो तकरीबन पहले 2 सालों में तो सेम ही रहेगा जी, 2 सालों में कोई चेंज नहीं आएगी। हम इसी तरह क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। पहले साल में जी हमारे पास कॉस्ट है 10,000, राइट। डेप्रिसिएशन कैसे आएगी जी, यानी सॉरी कॉस्ट है 12,000, राइट। 12,000 कॉस्ट है, राइट। 2,000 उसकी यूजफुल सॉरी रेजिड वैल्यू है। तो हम कैसे करेंगे जी, 12,000 माइनस 2,000, राइट, डिवाइड बाई 10। तो यानी कि 10,000 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो ये पहले साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो हमारे पास 11,000 कॉस्ट आ गई। दूसरे साल में भी हम यही करेंगे जी, सेम यही करेंगे क्योंकि कोई चेंज नहीं आई दूसरे साल में भी। उस साल में भी हमारे पास 1,000 आएगी। तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ गई 10,000। यहाँ पे चेंज आ गई जी, सॉरी 1,000। ठीक है जी, 10,000 हमारे पास आ गया। यानी कि पहले 2 सालों में डेप्रिसिएशन सेम रहेगी। वो कैसे निकली, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ, क्योंकि मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड था। यहाँ पे उसने कहा जी चेंज हो गया। यहाँ पे क्या चेंज हुआ जी, एक तो क्या रेजिडुअल वैल्यू इंक्रीज होगी 3,000 होगी। और दूसरा क्या हो गया जी कि नाउ कहता है यहाँ पे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 5 years, राइट। और रेजिडुअल वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है। वो कितनी हो गई जी, आप रेजिडुअल वैल्यू हो गई है, रेजिडुअल वैल्यू हो गई जी 3,000 हो गई, राइट। तो अब इसको हम यहाँ से ऑनवर्ड अप्लाई करेंगे। यहाँ से ऑनवर्ड जो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 2003 की, यहाँ पे हम जो रिवाइज्ड उस वक्त की जो कैरिंग अमाउंट है 10,000, जो अभी हम इससे पहले किए, चेंज से पहले किए, माइनस न्यू रेजिड वैल्यू, राइट, 3,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, वो है 5 साल। तो अब इसको हम यूँ निकालना शुरू कर देंगे जी। 10,000 माइनस 3,000, राइट, डिवाइड बाई 5, सॉरी, राइट। तो हम 2003 की यूँ निकालेंगे और 2004 की भी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे ही हम हर साल में निकालते जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा जी, जब भी ये रेजिडुअल वैल्यू चेंज होती है तो इसमें ना इसकी वर्डिंग के ऊपर आपने गौर करना है। ठीक है जी। नॉर्मली अभी इसमें लिखा होता है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 5 साल, तो इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 5 कर दिया है। 5 पर दिखेगा कि यूजफुल लाइफ इज रिवाइज्ड टू 5 years। यानी वो कह रहा है कि जो पहले हमने 10 साल एज्यूम की थी वो अब 5 साल हो गई है। ठीक है जी, यानी टोटल यूजफुल लाइफ 5 साल हो गई है। तो जब ऐसे लिखेगा यूजफुल लाइफ जो है टोटल 5 साल हो गई है, तो उसमें आपने डिवाइड बाई 5 नहीं करना, उसमें आपने डिवाइड बाई 5 माइनस जो ऑलरेडी गुजर चुके हैं वो माइनस कर देने हैं आपने। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 साल लाइफ है तो अभी 2 साल गुजर चुके हैं, राइट। तो आपने डिवाइड बाई 3 करना है, राइट। डिवाइड बाई 5 या डिवाइड बाई तब करना है जब वो रिमेनिंग यूजफुल, तो हमने इसे यहाँ से डिवाइड करना है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। यहाँ पर उसने दी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ थी 5 साल, तो इसलिए हमने डिवाइड किया 5 से। अगर वो कहता है टोटल यूजफुल लाइफ 5 साल हो गई है, जो पहले 10 साल थी, तो ये टोटल यूजफुल लाइफ है 5 साल। इसको हमने जो ऑलरेडी गुजर चुकी है उससे माइनस करें तो बाकी जो रिमेनिंग है वो 3 साल है, तो हमने 3 साल रिमेनिंग से डिवाइड करना है। ठीक है जी। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। ये आपको एग्जाम में वो इसने टेस्ट भी किया हुआ है। ठीक है, रिमेनिंग दी हुई है, टोटल यूजफुल लाइफ है, इस पर आप लोगों ने वर्डिंग पे ख्याल करना है। ठीक है जी। उसके बाद ये छोटे छोटे से और कॉन्सेप्ट जी डेप्रिसिएशन के वजह से, कैन डेप्रिसिएशन बी चार्ज ऑन द पार्ट ऑफ द एसेट। यस, डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज। अगर हमें लगता है कि हर मतलब एक एसिड के 3-4 कंपोनेंट्स हैं, जैसे मशीन में हमें देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास आया है पास्ट पेपर में, वहाँ पे एक मशीन के 3 कंपोनेंट्स हैं, वो तीनों से बनी हुई है, बट तीनों जो है वो सिग्निफिकेंट हैं। तो उसने कहा अगर तीनों की अगर लाइफ डिफरेंट है तो अब तीनों की लाइफ के मुताबिक उन कंपोनेंट्स को अलग अलग, बेशक वो एसेट एक ही है आपके पास, लेकिन उनको जो डेप्रिशिएट में अगर उसके 3 कंपोनेंट्स हैं तो तो उनको तीनों को अलग अलग डेप्रिशिएट करने अगर उनकी लाइफ सेपरेट है तो यस, ये इसका आंसर है जी, बिल्कुल पार्ट ऑफ एसेट के ऊपर हो सकता है। कैन डेप्रिसिएशन बी जीरो इन एनी ईयर। जी, एक तो हमने पढ़ा था यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड में जीरो हो जाएगी, राइट। उसके अलावा लैंड के ऊपर, फ्री होल्ड लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होती, वो भी जीरो होगी। फिर जब एसेट पूरा डेप्रिशिएट होगा फिर भी डेप्रिसिएशन जीरो होगी।
और जब रेजिडुअल वैल्यू कम हो जाएगी, रेजिडुअल वैल्यू तक आ जाते हैं उस वक्त, उसके बाद भी डेप्रिसिएशन जो है वो जीरो हो जाती है। ठीक है जी। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में चाहिए। अकाउंटिंग क्या होगी जी, होगी जी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करते थे हम और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते थे। यहाँ पे भी ऐसे ही एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें पता है कि ये हमारा या तो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, या अगर इस एसेट को हम किसी और एसेट को बनाने में यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली ये पीएनएल में जाता है अगर ये किसी और एसेट को बनाने के लिए यूज़ ना हो तो। ठीक है जी। तो कौन कौन से एसेट कौन कौन से लेजर यूज होते थे जी हमारे पास पीपी में? एक होता था एसेट का लेजर, एसेट की कॉस्ट का लेजर। उसमें हम एसेट की कॉस्ट आती थी, और एसेट मतलब परचेज हुआ तब भी और जब डिस्पोज हुआ तब भी उसमें कॉस्ट आता था, राइट। एक होता था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी आती होती थी, और ओपनिंग वाली भी आ रही होती थी, और क्लोजिंग वाली भी आ रही होती थी। ठीक है जी। और तीसरा लेजर होता था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, राइट। उसमें सिर्फ उसी साल की डेप्रिसिएशन आ रही थी, उसे हम नॉमिनल लेजर भी बोलते थे। ठीक है, तो तीन लेजर्स जो है हमारे बनते थे। इन तीन लेजर्स को आगे चल के हम थोड़ा डिस्कस भी करेंगे जब हम डी रिकग्निशन पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो डी रिकग्निशन से हमारा आ जाएगा जब एसेट को डिस्पोज करेंगे तो तब क्या अकाउंटिंग करेंगे। ये नया टॉपिक होगा इंशाल्लाह हमारा, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों को ये डेप्रिसिएशन के मेथड सारे समझ आ गए होंगे। नोट्स ही आपके साथ ग्रुप में शेयर होंगे। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हुआ डेप्रिसिएशन के हवाले से तो हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके ट्रिक्स होंगे कुछ यहाँ पे, जैसे वो टेस्ट करेगा। आप आईटीआई में कुछ ऐसे ही डिस्कस करता था, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन, यहाँ बड़े क्वेश्चन में उसको डिस्कस करेगा, राइट। तो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन पास पेपर्स भी करेंगे, उसमें से हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है जी। अभी तक एग्जांपल्स आप साथ साथ करते जाएं और इन मेथड्स को आप रिवाइज करें। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।